पूर्व माननीय सांसदगण, मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित इतनी भारी संख्या में गांधीनगर में आदरणीय अमित शाह जी की प्रत्याशिता के समर्थन में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गांधीनगर आने के पहले मैं वाराणसी में था, काशी में था। आप सब जानते हैं काशी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण दुनिया में एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। काशी भारत की सबसे प्राचीन नगरी है। काशी विकास के लिए छटपटा रही थी और जब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काशी में सांसद के रूप में वहां का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, आज काशी विश्व मानचित्र पर एक बार पुनः उभर करके अपने धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आज जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, विकास के जो नए प्रतिमान काशी ने स्थापित किए हैं, आज काशी के सम्मेलन में उपस्थित होने के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि गांधीनगर के आप सभी भाइयों बहनों का दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और मुझे इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी स्वयं यहां से प्रत्याशी हैं और स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं देश के 543 लोकसभा सीटों पर एक एक प्रत्याशी के चयन के साथ साथ उन प्रत्याशियों के प्रचार की कमान स्वयं संभाल रही हो, तो स्वाभाविक रूप से गांधीनगर के तो हर एक मतदाता का यह दायित्व बनता है कि वे स्वयं अमित भाई शाह बनकर के गांधीनगर के प्रत्येक बूथ का संचालन करेगा। और आज आपकी उपस्थिति ने यह साबित किया है, मैं इसलिए भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। सचमुच अद्भुत करने वाला अवसर है हम सबके लिए। एक बूथ का अध्यक्ष एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से अपना जीवन प्रारंभ करने वाला, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता विधायक बनता है, प्रदेश सरकार में मंत्री बनता है और फिर भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करता है। इससे हर भारतवासी का सीना सचमुच 56 इंच चौड़ा हो ही जाता है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। एक बूथ का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बूथ का एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यह कार्य कांग्रेस में नहीं हो सकता, किसी अन्य दल में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होगा तो वही होगा जो एक परिवार विशेष का होगा। परिवार से उभर नहीं सकते लोग। ये परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति ने ही इस देश को तबाह किया है। मैं राहुल गांधी जी का बयान पढ़ रहा था कल। बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए
55 वर्षों तक भारत के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। इन 55 वर्षों में गरीबी क्यों नहीं हटी? ये गरीबी कांग्रेस के शासन में क्यों बढ़ी? अगर इन 55 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश के अंदर सही मायने में गरीबों के प्रति संवेदना दिखाने का प्रयास किया होता तो सचमुच जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्हें देश के अंदर लगभग 40 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनका किसी भी बैंक में अपना अकाउंट नहीं था। जनधन अकाउंट खोलने की नौबत उन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को वह अवसर नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस नहीं चाहती थी कि गरीबों का खाता खुले, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, गरीबों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए। यह कभी भी कांग्रेस नहीं चाहती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 करोड़ परिवार, 2.5 करोड़ लोगों को एक एक आवास सिर ढकने के लिए उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन, 7 करोड़ लोगों को रसोई गैस का उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर एक एक उन्हें 6,000 रुपए सालाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, या फिर भाइयों बहनों 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था, या फिर 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य। यह कार्य अगर नरेंद्र भाई ने किया है, इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस यह करने में नाकामयाब थी। कांग्रेस के लिए नामुमकिन था और इसीलिए तो देश के अंदर नारा बना कि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, यानी कांग्रेस के लिए नामुमकिन था। कांग्रेस के लोगों को जब फुर्सत होती विकास करने की तो उनके लिए कोई कार्य मुमकिन होता, उनके अंदर संवेदना होती तो उनके लिए कोई कार्य मुमकिन होता, उनके लिए देश के लिए पीड़ा होती तो कोई कार्य मुमकिन होता। उनके मन में तो केवल एक परिवार के लिए है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान नहीं दिया, कभी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरदार पटेल जी एक ऐसे नाम थे कि अगर सरदार पटेल का नाम आगे बढ़ता तो बहुत सारे कांग्रेसियों के नाम डूब जाते, और इसलिए उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि सरदार पटेल को भी सम्मान मिले। लेकिन सरदार पटेल को सही मायने में सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर सरदार सरोवर के तट पर आप देख करके इसके प्रमाण आपके सामने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर किसी ने लगाने का कार्य किया है तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के समग्र जीवन को देश और दुनिया के सामने रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा, आप सब गुजरात में हैं, आप में से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ में गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे। प्रयागराज कुंभ में कितने लोग गए हैं? कुछ लोग गए थे तो बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत बड़ी संख्या गई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग प्रयागराज कुंभ में गए। प्रयागराज का एक कुंभ इस बार करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। ये कुंभ था 2013 में महाकुंभ था। 2013 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार थी
उनके मन में इस आस्था को सम्मान देने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे सम्मान नहीं देना चाहते थे और इसके लिए उनके द्वारा एक प्रयास किया गया जा रहा था, किसी प्रकार से लोगों को कुंभ में जाने से रोको, सुविधा न दो, अव्यवस्था फैलाओ, लोगों को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जाए। और प्रयागराज में जब 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था तो प्रयागराज में भगदड़ मची थी, दर्जनों लोग मारे गए थे, अव्यवस्था फैली थी, तमाम प्रकार की बदबू थी, गंदगी थी। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आया तो कुंभ का आयोजन सफलतम आयोजनों में इसलिए गिना जा रहा है क्योंकि इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कुंभ की शुरुआत की। मां गंगा की पूजा करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री पधारे थे। पहली बार हजारों वर्षों के कुंभ की इस परंपरा को वैश्विक मान्यता देने के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारत के पर्व और त्योहारों को मान्यता मिल सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दिलाई। प्रयागराज का महात्म्य है, वहां पर अक्षय वट है, द्वादश माधव में जो पूजा होती है उसमें एक पूजा अक्षय वट की होती है। अक्षय वट को मुगलों ने कई बार नष्ट करने का प्रयास किया। अक्षय वट तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन अक्षय वट को नष्ट करने वाले मुगल स्वयं समाप्त हो गए। यह कार्य किसी ने किया, स्वयं परमपिता परमेश्वर के रूप में अक्षय वट द्वादश माधव के रूप में वहां पर थे। लेकिन 450 वर्षों से किले में कैद थे। 1947 से लेकर के 2018 तक किसी भी सरकार को इतनी फुर्सत नहीं थी कि इस आस्था का सम्मान किया जाए, अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य प्रत्येक श्रद्धालु को दिया जाए। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रदेश में दायित्व मुझे सौंपा गया और कुंभ के आयोजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्वीकृति दी कि अक्षय वट का दर्शन भी श्रद्धालुओं को प्राप्त होना चाहिए। और इस बार अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य प्रत्येक श्रद्धालु को प्राप्त हुआ। यानी 450 वर्षों के बाद यह संभव हो पाया। यानी इसका मतलब आस्था का सम्मान कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारत की आस्था का सम्मान कांग्रेस नहीं कर सकती। भारत के महापुरुषों का सम्मान कांग्रेस नहीं कर सकती। गरीबों का उत्थान कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस झूठे नारे देकर के, झूठे वायदे देकर के इस देश में गरीबी बढ़ाओ का काम करती है कांग्रेस, गरीबी हटाओ का काम नहीं करती है कांग्रेस। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, 2014 के पहले इस देश के अंदर कितना अविश्वास का वातावरण था, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, चीन भारत के अंदर घुसपैठ करता था, पाकिस्तान लगातार भारत के सीमाओं पर हलचल बढ़ा करके भारत के सैनिकों के गर्दन काट करके लेके जाता था। और जब भी जनता से मांग उठती थी कि इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, चीनियों के खिलाफ कुछ होना चाहिए, तो कांग्रेस के लोग कहते थे देख रहे हैं, देखेंगे, कर रहे हैं, करेंगे, करते कुछ नहीं थे। कांग्रेस के लोग ये आतंकवाद को पलवित और पुष्पित करते थे। आतंकवादियों को बिरयानी खिलवाने का कार्य करते थे, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। और आपने देखा होगा 3 बड़ी घटनाएं देश के अंदर घटित होती हैं। पहली घटना पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस के समय में, मैं ज्यादा पुराना नहीं, 2004 से 2014 तक के पूरे आंकड़े उठाइए और पूर्वोत्तर भारत के आंकड़ों को आप देखिए। मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, असम में
अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ष सैकड़ों आतंकी घटनाएं घटित होती थी। महीनों महीनों तक नाकेबंदी होती थी। देश से उनका संबंध कट सा जाता था, लेकिन कांग्रेस के लोग उन अलगाववादियों के सामने हमेशा झुक करके उनकी नाजायज बातों को मानते थे और फिर उनको किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहित करके अपना उल्लू सीधा करते थे। आपने देखा होगा 2016 में पूर्वोत्तर के राज्यों में अराजकता पैदा करने वाले इन अलगाववादियों को एक साथ जब भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, पहली सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर प्रारंभ हुई। पूर्वोत्तर के सभी आतंकियों को एक साथ उनका राम नाम सत्य है कहकर के उनकी छुट्टी कर दी गई। यानी हमारे शासन में आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। और ये जीरो टॉलरेंस केवल बोलने के लिए नहीं है, यह करके भी दिखाया। पूर्वोत्तर के सभी आतंकी संगठनों को एक साथ नष्ट करके आज मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्वोत्तर के भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा नजर आ रहा है। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास और सुशासन का वह नारा है जिसने वहां की जमीन पर आज वह दिखाई देता है विकास क्या होता है। यह विकास आज वहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के अंदर, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार के समय पत्थरबाज पैदा हो गए थे, हमारे सैनिकों पर पत्थर मारते थे, हमारे हजारों सैनिक चोटिल हुए थे, लेकिन जब भी कार्रवाई की बात आती थी ह्यूमन राइट्स कमीशन और तमाम अन्य कमीशन के आधार पर उन्हें रोका जाता था। लेकिन दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक ने पत्थरबाजों के पत्थर फेंकने की वृत्ति को पूरी तरह रोक सा दिया। आतंकवाद की कमर तोड़ दी भारत के अंदर। लेकिन जब दुर्भाग्य से पुलवामा की घटना घटित होती है तो आपने देखा होगा 15 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने दो टुक कहा था, हमारे जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर में बालाकोट के अंदर जितने भी आतंकी कैंप थे, एक ही एयर स्ट्राइक में सभी को नष्ट करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। पूरी दुनिया को इस सामरिक ताकत का एहसास कराया है। वीर हो गया वसुंधरा। भारत का शौर्य और भारत का पराक्रम क्या है? बालाकोट के अंदर भारतीय सेना का एयर स्ट्राइक की घटना जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ करके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, यह भारत की नीति है और भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। वह चीन जो भारत के अंदर कई किलोमीटर अंदर घुस जाता था, कांग्रेस के लोग नहीं बोलते थे। डोकलाम में आपने देखा होगा, डोकलाम का जो स्थल है वह भूटान में है, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना वहां रहती है। और जब चीन ने वहां पर घुसपैठ करने का प्रयास किया, भारत ने रोका। दुनिया देख रही थी कि पिछली सरकारों की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मौन होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा न झुकेंगे न पीछे हटेंगे, और उसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। यह है भारत की ताकत, यह है भारत का विश्वास, यह है भारत का सम्मान। और इसीलिए आज जब हम आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने
इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के रूप में इस देश को जो यशस्वी नेतृत्व दिया है, वह यशस्वी नेतृत्व आज पूरी दुनिया के अंदर भारत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक ऐसा गौरव जो भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, और आज उसी का परिणाम है हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े से बड़ी प्रोजेक्ट को। તો આતા યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ કે જેમણે ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકમાં આવતા ઘાટલોડિયા પર આજે વિજય સંકલ્પ સંમેલનમાં સંબોધન કર્યું અને અમિત શાહ માટે પ્રચારના શ્રી ગણેશ પણ કર્યા હતા અને તેમણે મોદી સરકારના વખાણ કરતા કરતા એ પણ કહ્યું કે કુંભ મેળાનું આયોજન સફળ રીતે મોદી સરકારના નેતૃત્વમાં થયું। આ સાથે સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક।